बहुत समय पहले माधोपुर नाम का एक गांव था। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 साल बीत गए, पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। खेतों की जमीन सूख कर फट गई थी और उनमें गहरी दरारें पड़ गई थी। न जाने हम गांव वालों ने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जो ये अकाल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। हे भगवान, अब बस भी कर, कृपा कर, अब तो पानी बरसा दे। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें माधव अपनी पत्नी सरला और 5 साल के बेटे गोपू के साथ रहता था। माधव के हिस्से में 5 बीघा जमीन तो थी, मगर 3 साल के सूखे ने उसे भी बंजर बना दिया था। एक शाम माधव दिन भर काम की तलाश में भटककर जब थका हारा घर लौटा, अंदर गोपू तेज बुखार में तप रहा था और उसके पास बैठी सरला बेबसी में अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। आ गए आप? कुछ काम मिला या आज भी बस हवा खाकर आए हैं? गोपू ने सुबह से आंख नहीं खोली। देखिए अपनी औलाद को, कैसे सांसें गिन रहा है। वैद्य जी साफ कह गए, जब तक पेट में अनाज नहीं होगा दवा भी जहर बन जाएगी। कहाँ से खिलाओ? घर में एक मुट्ठी आटा तक नहीं है। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने भूखा दम तोड़ रहा है और मैं अभागन बस तमाशा देख रही हूँ। वैद्य जी क्या गलत कहते हैं, सच ही तो है। खाली पेट में दवा भी जहर है। सरला, आज फिर किसी ने काम नहीं दिया। सब कहते हैं जब खेत ही सूखे हैं तो मजदूरी कहां से दें। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? हे भगवान, हे भगवान, किस पाप की सजा दे रहे हो भगवान? माधव की बात सुनकर सरला को एक उपाय सूझा। सेठ, हाँ, आप सेठ धनराज के पास जाओ, अभी, इसी वक्त। धनराज? सरला, तू पागल हो गई है। वो कसाई है, उसे किसी पर रहम नहीं आता। वो निर्दयी, लालची, वो हम जैसों की परछाई से भी नफरत करता है। वो हमारी मदद क्यों करेगा? तो क्या हम उसे मरता देखें? मेरे लिए गोपू की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप जाओ, अभी जाओ, उनके पैरों पर गिर पड़ो, भीख मांगो, कुछ भी करो, पर मेरे लाल के लिए एक मुट्ठी, बस एक मुट्ठी अनाज ले आओ। जाओ। माधव को अब साफ समझ आ गया था, उसके बेटे की जान बचाने की आस केवल एक ही इंसान के हाथों में है। कांपते लड़खड़ाते कदमों से वो सेठ धनराज की हवेली की ओर बढ़ चला। गांव के बीचों बीच सेठ धनराज की आलीशान हवेली थी। वो आदमी जिसे लोग महाजन कहते थे, मगर असल में वो गांव और आसपास का सबसे बड़ा सूदखोर और निर्दयी ठग था। हवेली से सटा हुआ उसका विशाल अनाज का गोदाम था जिसमें सालों की फसलें कैद पड़ी रहती। हर शाम धनराज हवेली के बाहर लाल मखमल के गद्दे पर तकिया लगाकर बैठता। माथे पर चंदन का गाढ़ा टीका, हाथों में सोने की माला और होठों पर आत्मसंतोष की हंसी। उसका पेट इतना निकला हुआ था कि लगता मानो तिजोरी का ढक्कन टूटकर बाहर आ गया हो। पूरा गांव भूखा मर रहा था, पर धनराज का गोदाम अनाज से ठसाठस भरा था। वो कहता था कि ये अनाज बुरे वक्त के लिए है। शायद ये बुरा वक्त सिर्फ गांव वालों के लिए आया था, धनराज के लिए नहीं। माधव जब हांफता हुआ हवेली के गेट पर गिरा, तब धनराज अपनी सोने की माला फेर रहा था। प्रणाम सेठ जी, मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। धनराज ने माला फेरना रोका। उसने अपनी मोटी ऐनक के ऊपर से माधव को ऐसे घूरा जैसे कोई राजा अपने मखमली जूते पर लगे कीचड़ के धब्बे को देख रहा हो। अरे माधव, तू यहाँ इस वक्त? खेत में काम नहीं है क्या? ओह, याद आया। खेत तो बंजर है।
मालिक, सेठ जी, भगवान के नाम पर मेरी सुन लीजिए। सेठ जी, मजाक ना उड़ाओ। मैं मरता क्या ना करता तभी आपके पास आया हूं। मेरा बेटा गोपू मर रहा है। घर में एक दाना नहीं है। मुझे बस 5 बोरी अनाज उधार दे दीजिए। अगली फसल पर ब्याज सहित लौटा दूंगा। फसल? कौन सी फसल माधव, जो 3 साल से नहीं हुई? अरे तुझे 5 बोरी दे दूंगा तो कल को मैं क्या खाऊंगा? ये गोदाम क्या खैरात बांटने के लिए खोला है? अगले ही पल माधव ने सेठ के मखमली जूतों को पकड़ लिया। मालिक, रहम करो। मैं आपका कर्ज पाई पाई चुका दूंगा। जिंदगी भर आपका बंधुआ मजदूर बनकर रहूंगा। बस मेरे बेटे को बचा लो। धनराज की चालाक आंखों में एक पल के लिए चमक उभरी। उसने माधव को अपने पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, ये तो सही मौका है इस माधव की 5 बीघा जमीन हड़पने का, जो नदी के किनारे है। मेरी नजर तो कब से उस पर है। आज नहीं तो कल बारिश तो होगी ही, और तब ये जमीन सोना उगलेगी, सोना। शिकार खुद जाल में फंसने आया है, इसे ऐसे कैसे जाने दूं? देख माधव, तू है तो ईमानदार, मैं तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा, पर जमाना खराब है। कागजी कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। मुनीम। हाँ हजूर। जा बही खाते का कागज और स्याही ले आ। जी हजूर, अभी लाया। मुनीम एक कागज ले आया। सेठ धनराज ने मुनीम को पास बुलाकर माधव से मुंह फेरकर उसके कान में फुसफुसाया। मुनीम ने शातिर ढंग से सिर हिलाया और तेजी से कागज पर कुछ लिखने लगा। ये ले, इस पर अंगूठा लगा दे। ये बस इस बात का सबूत है कि तूने मुझसे 5 बोरी अनाज लिया है। जी मालिक, आप मेरे भगवान हैं। बस बस, ज्यादा चापलूसी की जरूरत नहीं। फटाफट यहां अंगूठा लगा दे, मुझे और भी काम निपटाने हैं। जी सेठ जी, अभी लगाता हूं। माधव जो अंगूठा छाप था, उसने फौरन स्याही में अंगूठा डुबोया और कागज पर निशान बना दिया। वो नहीं देख सका कि मुनीम ने सेठ के इशारे पर बड़ी चालाकी से 5 बोरी की जगह 15 बोरी लिख दिया था, और नीचे उन जहरीले शब्दों को भी जो कह रहे थे कि कर्ज न चुका पाने की सूरत में उसकी 5 बीघा जमीन सेठ धनराज की हो जाएगी। जा, गोदाम खुलवा दे, 1 बोरी अनाज ले जा। 1 बोरी? मालिक, बात तो 5 की। अरे बेवकूफ, 1 बोरी अभी ले जा, बाकी 4 अगले महीने। अगर एक साथ सब ले जाएगा तो क्या है, जानवर या इंसान जो एक साथ 5 बोरी हजम कर सके? जा, बहस मत कर। माधव को ये बात खटकी, पर वो उस हालत में नहीं था कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से बहस करता। वो 1 बोरी अनाज पीठ पर लादे घर की ओर चल दिया। चलो, कुछ दिन का तो जुगाड़ हुआ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। अब मेरा बेटा पेट भरकर खा पाएगा। बाद माधव के घर चूल्हा जला। गोपू ने 2 निवाले खाए और उसकी आंखें खुली। सरला की आंखों में भी चमक लौटी। माधव ने चैन की सांस ली। कुछ सप्ताह बाद, ए जी सुनो, सेठ से लाए बोरी में अनाज बहुत कम बचा है। लगता है ये महीना भी पूरा नहीं निकलेगा। आप जाकर सेठ से और अनाज ले आओ। उसने 5 बोरी का वादा किया था ना? हाँ हाँ भाग्यवान, अभी जाता हूँ। हमारी 4 बोरी अभी भी सेठ के पास बाकी हैं। माधव उस झूठी उम्मीद को मन में लिए एक बार फिर सेठ धनराज की हवेली जा पहुंचा। उसे दूर से देखते ही धनराज की भवें तन गईं। क्या है, फिर आ गया मुंह उठाकर? अभी महीना पूरा नहीं हुआ। मालिक, अनाज खत्म हो गया, बच्चे भूखे हैं। आपने वादा किया था अनाज की 5 बोरियों का, 4 आपके पास बाकी हैं। वादा? कैसा वादा?
मेरे पास तेरे अंगूठे का निशान है, तेरा किया हुआ इकरारनामा है। जा मुनीम से पूछ ले। 15 बोरी अनाज का कर्ज है तुझ पर और तू कहता है तूने अभी सिर्फ एक ली है। और हां, अगले महीने से ब्याज भी शुरू हो रहा है। 15 बोरी? नहीं, ये झूठ है, ये सरासर धोखा है। जबान लड़ाता है हरामखोर, निकालो इसे बाहर। इससे पहले कि माधव कुछ और कहता, सेठ के लठैतों ने उसे जानवरों की तरह घसीटा और हवेली के गेट से बाहर धूल में फेंक दिया। उठ, दफा हो जा यहां से। सेठ जी पर दबान चलाएगा तू? अंगूठा छाप होकर हमें सीख देगा। आज तो सिर्फ धक्के मारकर बाहर फेंक दिया है, लेकिन अगली बार अगर इस हवेली की चौखट पर भी दिख गया तो तेरी ये 2 टांगें जमीन पर चलेंगी नहीं, रेंगते हुए खून से घिसटेंगी। समझ आया? माधव का सिर चकरा गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। 15 बोरी। उसे अब समझ आया कि सेठ ने उसे 1 बोरी देकर घर क्यों भेजा था। वो उसे फंसा चुका था। वो उसे सिर्फ जिंदा रखना चाहता था ताकि वो कानूनी तौर पर उसकी जमीन छीन सके। सब खत्म हो गया था। उसकी जमीन, उसके पुरखों की इकलौती निशानी अब चली जाएगी। वो एक जिंदा लाश की तरह घर लौटा। सरला जो उसकी राह देख रही थी, उसका उतरा हुआ राख जैसा चेहरा देखकर ही सब समझ गई। माधव ने कांपते होठों से सब बता दिया। अब क्या होगा? वो हमारी जमीन ले लेगा। हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? माधव ने अपनी पत्नी के आंसू देखे। उसने कोने में सो रहे गोपू के बेजान चेहरे को देखा। उसका दुख, उसकी बेबसी सब एक पल में भयंकर गुस्से में बदल गया। उसकी आंखें जो अब तक बुझी हुई थीं, अचानक जल उठी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा सरला। मैं उस धोखेबाज सेठ को अपनी जमीन नहीं हड़पने दूंगा। विधाता ने पानी नहीं बरसाया तो क्या हुआ? मैं धरती का सीना चीर कर पानी निकालूंगा। अगली सुबह माधव ने कोने में पड़ा फावड़ा और कुदाल उठाई। आवाज से सरला की आंख खुल गई। कहाँ? इतनी सुबह ये सब लेकर? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। गांव वाले आपको पागल कहेंगे। अब अगर हार मानकर बैठ गया सरला, तो हम सच में मर जाएंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हम मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।